गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग ई कंटेंट के माध्यम से आप लोगों को शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सामाजिक अनुसंधान BA थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है। उस पेपर में तथ्य संकलन की प्रविधियों में जो मुख्य प्रविधियां हैं, जैसे कि प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार और अवलोकन प्रविधि, जिसको कि मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी। तो जो ये प्रविधि है, अवलोकन की प्रविधि, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अवलोकन कहते किसी हैं। किसी तथ्य अथवा घटना की वास्तविकता का ज्ञान तभी संभव हो सकता है जब उसे हम अपने सामने घटित होता हुआ देखा जाए। प्राय दैनिक जीवन में भी चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर ही उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे ऋतु परिवर्तन, सूर्य का प्रातः निकलना, साय का अस्त होना, सर्दी, गर्मी, बरसात आदि की पूर्ण जानकारी इन सबको देखकर ही होती है। अवलोकन की परिभाषा में, जैसे कि आप हमारी फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंध को जानने के लिए घटनाओं को अपने उसी क्रम में देखना और उसका आलेखन करना ही अवलोकन कहलाता है। साधारण अर्थों में अवलोकन शब्द अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है देखना अथवा निरीक्षण करना। इस परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अवलोकन में घटना का ज्ञान आँखों के द्वारा, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा किया जाता है। अवलोकन सदैव उद्देश्यपूर्ण अथवा सूक्ष्म होता है और अवलोकन का उद्देश्य पारस्परिक संबंधों तथा कार्य कारण का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह पद्धति हमेशा तथ्य की वास्तविकता का ज्ञान कराती है। अब अवलोकन के जो प्रमुख 3 चरण स्लाइड पर आपको दिख रहे होंगे: चेतना, ध्यान और बोध। इंद्रियों द्वारा चेतना उत्पन्न होती है, हमें यह आभास होता है कि कोई चीज़ हमारे सामने है। ध्यान इच्छा शक्ति को केंद्रित करता है और बोध के द्वारा तथ्यों को समझा जाता है। तो आपने ये देखा कि अवलोकन जो है वो एक ऐसी प्रविधि है जिसका प्रयोग समाज विज्ञानों में, स्पेशली समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। किसी भी घटना को जब व्यक्ति अपनी आंखों के सामने देख लेता है तो उसकी विश्वसनीयता पर संदेह ही नहीं रह जाता, इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर प्रविधि है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला विशेषता ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। इसमें ज्ञानेंद्रियों जैसे कान, वाणी और विशेष रूप से आँखों का प्रयोग किया जाता है। आँखों से और कानों से सुनकर जो भी बात सामने आती है वो पूरी तरह विश्वसनीय होती है। इसमें प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है, क्योंकि जो भी घटना स्थल पर जो अवलोकन करता होता है वो घटना स्थल पर जाता है और वस्तु स्थिति को देखकर ही प्राथमिक सामग्री का संकलन करता है। सूक्ष्मता, ये इसकी तीसरी विशेषता है। इसमें केवल देखना ही नहीं होता बल्कि घटना का गहन और सूक्ष्म अध्ययन भी किया जाता है। अवलोकनकर्ता पूर्ण जानकारी प्राप्त करके घटनाओं की प्रकृति व उसकी गंभीरता का सूक्ष्म अध्ययन करता है। अगली विशेषता इसकी है कार्य कारण संबंध का ज्ञात करना। सिर्फ यही नहीं कि फील्ड में जाकर देख लिया और उसके बारे में तथ्यों को या सूचनाओं को इकट्ठा कर लिया, बल्कि उसके ये घटना क्यों घटित हुई, उसके और उसके बीच में क्या संबंध है, यह सब भी अवलोकनकर्ता का कार्य होता है और वह उसको पूरी तरह से देखकर पूरा करता है। इसलिए इसकी अगली विशेषता है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष पद्धति भी अवलोकन की एक विशेषता है। इसका अर्थ है कि अध्ययनकर्ता को सामग्री स्रोत से सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। उसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है, कोई थर्ड पर्सन नहीं होता है, इसलिए यह विश्वसनीय ज़्यादा होती है। और जब फर्स्ट हैंड ही सूचना होती है तो उसके बारे में पक्षपात की संभावना भी नहीं रहती। निष्पक्ष प्रविधि है और सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करती है। न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि यह पूरे समूह के इस प्रविधि के द्वारा पूरे समूह का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब इसमें सामने से देखकर वास्तविकताओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है, इसलिए इस प्रविधि को इसकी वैज्ञानिक सुनिश्चितता बिल्कुल सामने रहती है कि इसमें किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक दोष
या किसी भी प्रकार की हम इसका ये नहीं सोच सकते कि इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात है। इसलिए ये गुणों से भरपूर अवलोकन की प्रविधि, गुणों से भरपूर तथ्य संकलन की प्रविधि है। इसकी पहली विशेषता अगर हम अवलोकन के गुण देखते हैं तो सरलता, यह बिल्कुल सबसे सरल प्रविधि है। इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। मनुष्य स्वतः ही नवीन घटनाओं व स्थितियों को देखकर और जानने का उत्सुक तो मनुष्य रहता ही है, हमेशा से ही जिज्ञासु रहा है, तो वो उत्सुक तो रहता ही है। और आंखों से देखकर तो वो बिल्कुल ही जस का तस उतार देता है अपने मस्तिष्क में, अपनी लेखनी से वह उस चीज़ को, तथ्यों को संकलित कर लेता है और खुद देखता है। तो दूसरा गुण जो है विश्वसनीयता, तो अपने आप ही आ जाती है। ऑब्जेक्टिविटी इसकी तीसरी जो गुण है वह भी इस प्रविधि में सामने आता है, क्योंकि यह मौलिक विवरण देता है। इसमें पक्षपात रहित होते हैं और उसने जो सामने व्यक्ति करता है वो सबके सामने आ जाता है। इसलिए सत्यापनशीलता इसका अगला गुण है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से दोषारोपण की गुंजाइश नहीं रहती है। जो भी सूचनाएं एकत्रित की गई हैं उसकी पुनर्परीक्षा भी, अगर कोई किसी को बायस्ड होने की संभावना भी है तो उसकी पुनर्परीक्षा भी संभव हो सकती है। यह उपकल्पना में भी सहायक होती है, क्योंकि जब पहले से ही हम किसी चीज़ के बारे में कल्पना कर लेते हैं तो ये वाली प्रविधि सबसे अधिक एप्रोप्रिएट है, क्योंकि अवलोकन नवीन तथ्यों की उपकल्पनाओं के निर्माण में तथा उसके परीक्षण करने में सहायक इसलिए भी होता है क्योंकि इससे हम लोग जो सामने घटना घटित होती है इससे हम उसका अगला प्रेडिक्शन भी कर लेते हैं। इसलिए यह उपकल्पना बनाने में भी सहायक है। सार्वभौमिक प्रविधि है, क्योंकि यह सब कुछ सामने आता है, तो इसलिए ये सार्वभौमिक प्रविधि भी है। सब जगह सब क्षेत्रों में यह पाई जाती है। जैसा कि हर प्रविधि में कुछ न कुछ गुण ही गुण, विशेषताएं नहीं होती हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। क्योंकि इसकी पहली सीमा यह है कि यह विशिष्ट घटनाओं में अनुपयुक्त है। कोई ज़रूरी नहीं, ये एक इसका सीमित क्षेत्र होता है और यह सीमित क्षेत्र तक ही संभव हो सकती है। दूसरा, बहुत सारे व्यवहार ऐसे होते हैं जैसे सहानुभूति, क्रोध, संघर्ष आदि, ऐसे में यह प्रविधि काम नहीं आती, क्योंकि उसको असेस कैसे करें, उसको असेसमेंट का मेज़रमेंट अवलोकनकर्ता के पास नहीं होता। इसलिए यह सिर्फ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जहाँ पर कि संवेगों का, मनोविज्ञान का मापन किया जाता है, वहाँ पर यह प्रविधि काम में नहीं ली जा सकती है। इसीलिए इसका लिमिटेड क्षेत्र हो जाता है और इसको हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। कभी कभी इसमें पक्षपात की भी संभावना रहती है, क्योंकि जब आमने सामने होता है व्यक्ति तो किसी के प्रति उसका लगाव भी हो सकता है, किसी के प्रति उसकी घृणा भी हो सकती है। इसलिए इस प्रविधि में कभी कभी पक्षपात का भी सीमा पाई जाती है। ज्ञानेंद्रियों का दोष, ये भी एक इसकी सीमा है। कहीं कभी ऐसा भी होता है कि जो अवलोकन करता है उसको साइट प्रॉब्लम होती है, कान से कम सुनाई देता है, तो वो जो सूचना एकत्रित कर रहा है तो कभी से ये भी हो सकता है कि वह सूचना उसकी पूरी तरह एप्रोप्रिएट नहीं होती है। तो मैं समझती हूँ कि आपको अवलोकन क्या है, अवलोकन के गुण, अवलोकन की विशेषताएं और अवलोकन के सीमाओं के बारे में पूरी जानकारी हो गई है। ज़्यादातर प्रविधियों में इस प्रविधि को बेस्ट माना जाता है और आमतौर पर इसका प्रयोग एट ए ग्लांस, अगर किसी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे पहले अनुसंधानकर्ता वो उस फील्ड में जाना चाहता है और फील्ड में देखकर वो उस चीज़ के बारे में जानकारी और तथ्य इकट्ठे करता है, तो वो तथ्य समाज को भी विश्वसनीय लगते हैं और उसको खुद को भी सेटिस्फेक्शन होता है। इसलिए अब हम आ जाते हैं अगली स्लाइड में अवलोकन के प्रकार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और यह एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार आता है, तो इसको आप अच्छी तरह समझ लें। अवलोकन के दो प्रकार बताए हैं मैंने इसमें, व्यक्तिगत अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। जो व्यक्तिगत अवलोकन जो होता है वह इस व्यक्तिगत अवलोकन जो व्यक्ति खुद करता है, अवलोकनकर्ता स्वयं करता है, इसमें किसी दूसरे की हेल्पर की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऐसा ही समस्या लेता है या ऐसा ही उस चीज़ का उपयोग विषय लेता है जिसमें कि वो खुद ही अपना अध्ययन
खुद ही अध्ययन करता है। और सामूहिक अवलोकन जो होता है उसमें वो एक से ज़्यादा लोगों का उसको साथ चाहिए होता है, तो उसका क्षेत्र भी जो है वो बढ़ जाता है। व्यक्तिगत अवलोकन व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित किया जाता है और सामूहिक अवलोकन में कई व्यक्तियों द्वारा अवलोकन सामग्री को एकत्रित किया जाता है। अब आप ये देखिए कि व्यक्तिगत अवलोकन को पुनः हम दो भागों में बांट लेते हैं, अनियंत्रित और नियंत्रित। जो अनियंत्रित अवलोकन है वह उसको हम फिर 3 भागों में बांटेंगे, पूर्ण सहभागी, अर्ध सहभागी और असहभागी। तो ये 3 प्रकार के अवलोकन के प्रकार हैं। अनियंत्रित अवलोकन जो है वह इसमें अनुसंधानकर्ता का जो क्षेत्र के ऊपर, खुद के ऊपर और जिसका ऊपर वो अध्ययन कर रहा है उसके ऊपर उसको ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती, और वह अनियंत्रित होकर वो सैंपल भी कितना भी ले सकता है, वह क्षेत्र भी कितना भी ले सकता है। तो इस प्रकार से उसके ऊपर जब नियंत्रण ही नहीं होता है तो वो जो है उसमें उसको पूर्ण सहभागी भी रह सकता है अगर उसको वो लगता है, तो वो उस अवलोकन जो क्षेत्र है उसमें वो खुद भी एज पार्टिसिपेंट घुस जाता है और उनके लोगों के साथ ही घुलना मिलना सब कुछ हो जाता है, और वह उनके बीच में किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो अवलोकन करता है। तो और अर्ध सहभागी में वो दोनों पक्षों को रखता है, खुद भी उनके बीच में पार्टिसिपेंट होता है और कभी कभी वो सूचना एकत्रित करके उसको संकलित भी कर सकता है। और असहभागी में वो तटस्थ के रूप में सामने रहता है और वो उसमें उनके साथ उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और जो नियंत्रित अवलोकन है उसमें अध्ययन के लिए घटनाओं के निश्चित पक्षों को उसको रखना पड़ता है, और अवलोकनकर्ता का व्यवहार भी पूर्व निर्देशों के अनुसार ही उसको अपना व्यवहार रखना पड़ता है। उसको पहले ही रूपरेखा निर्धारित करनी पड़ती है और उसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। यंत्र और उपकरण भी उसको अपने देखने पड़ते हैं। अगर उसको कोई घटना को अनुसूची बनानी है या उसको किसी निर्देशिका की ज़रूरत है या उसको किसी सहायक की ज़रूरत है तो उसको सब कुछ पहले बताना पड़ता है। इसमें समूहों व अन्य इकाइयों के व्यवहार को अस्वाभाविक स्थितियों में देखा जाता है, अतः इसमें कभी कभी कुछ कृत्रिमता भी पाई जाती है। इसकी विश्वसनीयता की जहाँ तक बात है तो इसमें ज़्यादा विश्वसनीय तथ्य मिलते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपना पूरा का पूरा नियंत्रित अवलोकन में पूरा का पूरा अपना बेस्ट देना चाहता है, इसलिए उसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। इसकी उपयुक्तता की जहाँ तक बात करें, इसमें क्योंकि उसके ऊपर नियंत्रण रहता है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने विषय के बारे में या उसके बारे में उसको थोड़ी सी सख्ती अपने ऊपर रखनी पड़ती है। जो अनियंत्रित अवलोकन इसके विपरीत है, इसमें किसी भी पक्ष को किसी भी रूप से वो देख सकता है, उसके ऊपर कोई प्रकार का नियंत्रण और प्रतिबंध नहीं पाया जाता है। इसमें अध्ययन स्थितियों पर नियंत्रण न होने के कारण सब कुछ स्वाभाविक होता है, उसमें उसके किसी भी प्रकार से उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता। और जो इसकी उपयुक्तता की जहाँ तक बात है, इसमें नियंत्रण का अभाव होने से स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन किया जाता है, तो उस अध्ययन करने के कारण से जो अनुसंधान करता है वो पूरी तरह से फ्री रहता है। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसमें नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों ही अवलोकनों का समन्वय होता है। यह कई व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण करने और सूचनाओं का आलेखन करने तथा एक केंद्रीय व्यक्ति द्वारा उन संकलित सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं प्रयोग पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें ये अपन ने देखा कि जो अवलोकन करता है वो इसमें जो सामूहिक अवलोकन है उसमें उसको अवलोकनकर्ता के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, इसलिए वो उसका